हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो ये जो सीरीज है ये बीए सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज है जो कि मैं स्टार्ट की हूँ सिलेबस वाइज। इससे पहले भी मैं सिलेबस और कुछ यूनिट के बारे में बताई हूँ। उसे जाके जरूर मेरे चैनल पे चेकआउट करो, है ना। और ये जो कौन कौन से यूनिवर्सिटी से रिलेट करेंगे इसको देख लेंगे पहले। तो ये तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है और ये रिलेट करेंगे विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, देन सिद्धो कान्हो यूनिवर्सिटी। और बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है सक्सेस इज सक्सेस इज एवरीवेयर जस्ट फाइंड इट। ये मेरे द्वारा लिखा गया एक थॉट है छोटा सा, लेकिन इसको जरूर ध्यान देना चाहिए हर स्टूडेंट को। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। तो ये बीए इंग्लिश ऑनर्स और जनरल दोनों से रिलेट करेगी। सेमेस्टर सेकंड की तो है ही। और यूनिट थर्ड का टॉपिक है नागा मंडल और रिटन बाय गिरीश कर्नाड। तो ये जो चेहरा है ना, ये काफी देखा हुआ है हिंदी सिनेमा में। तो इनके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। तो गिरीश कर्नाड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन ड्रामेटिस्ट राइटर इन इंग्लिश। ही वॉज एन इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कनाडा राइटर। He was born in 19 May 1938 and died 10 June 2019. He is the recipient of Janpath Award for Kannada, the highest literary honor conferred in India. He is also active in the world of Indian cinema, working as an actor, director, and screenwriter. He was conferred Padma Shri and Padma Bhushan by the government of India. तो ये जो गिरीश कर्नाड है ये फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, इंग्लिश राइटर हैं। और इन्होंने ये एक्टिव रहे हैं अपने एक्टर करियर में, एक्टिंग करियर में। ये फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, एक्टर रहे हैं और राइटर भी रहे हैं। इनका जन्म 19 मई 1938 को और इनकी मृत्यु 10 जून 2019 को हुई। इन्होंने जनपद अवार्ड रिसीव किया है और इन्हें इंडिया की ओर से ये एक्टिव रहे हैं। मतलब इंडियन सिनेमा में इन्होंने एज ए एक्टर रोल किया है, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे। और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। ओके, अब इनके कुछ अदर वर्क्स देख लेते हैं। देखो, कोई भी अगर राइटर हो, मतलब हो ना, तो अगर कोई भी आंसर लिखेंगे तो राइटर का थोड़ा सा इंट्रो जरूर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप लोग हायर क्लासेस में हैं, कॉलेज में हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसमें कम से कम ऑथर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और जो आप लोग नॉवल और ड्रामा अगर लिख रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही होना चाहिए। इसमें है ना बहुत अच्छा मतलब इम्प्रेशन पड़ता है और मार्क्स भी अच्छे गेन होते हैं। तो अब देख लेते हैं इनके कुछ अदर वर्क्स हैं। तो इनमें से मैं जो भी नोट्स दे रही हूँ, इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख लो। मैं थोड़ा सा डिटेल में देती हूँ, है ना। अगर ये लॉन्ग लगता है तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको मतलब ले लीजिए और उसको फिर आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए अपने तरफ से। तो देख लेते हैं। ही प्लेड द रोल ऑफ स्वामी's फादर इन टीवी सीरियल्स मालगुडी 1986 to 87 based on R.K. Nayan's book, directed by Kannada actor and director Shankar Nag. He was hosted the science magazine Turning Point on Doordarshan in early 1990s. इन्होंने एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल 1986 to 1987 के दौर में आती थी। ये टीवी सीरियल हम लोगों ने भी इसको देखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी तो बच्चों के बुक में भी ये स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स के जितने भी कारनामे हैं ये बुक्स में भी आ गए हैं। तो ये R.K. नारायण इसको लिखे थे, मालगुडी डेज को। और इसमें जो डायरेक्टर थे शंकर नाग थे और जो स्वामी के फादर का रोल इन्होंने किया है। और इनके और अदर्स देख लेते हैं क्या क्या वर्क्स हैं। हिज हिंदी मूवीज इंक्लूड निशांत 1975, मंथन 1976, स्वामी 1977 and पुकार 2000. He has acted in a number of Nagesh Kukunur films, starting with Iqbal 2005, where Kannad's role of the ruthless cricket coach got him critical acclaim.
This was followed by Dur 2006, 8 into 10 Tasveer 2009, Ashiya 2010. He played a key role in movie Ek Tha Tiger 2012 and its sequel Tiger Zinda Hai 2017, produced by Yash Raj Film. तो ये सारी इनकी वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। और आगे अब देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ मतलब नॉवल जो हम लोग ये जो ड्रामा है इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी समरी मैंने यहाँ पर लिखी है, तो क्या है देख लेते हैं प्लॉट में। द प्लॉट बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रानी एंड अपन्ना। जो प्लॉट बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, तो ये रानी और अपन्ना के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। रानी इज अ यंग ब्राइड who is neglected by him indifferent and unfaithful husband Aparna. Aparna ignores Rani and is unconcerned about her desires, feelings. He keeps her hidden and spends the nights with a concubine. Aparna spends most of his time with his concubine and comes home only for lunch. Rani is a typical wife who wants to win her husband's affection by any cost. Kurudava, a blind woman, gives Rani the love potion in order for Aparna to fall in love with Rani. Because Aparna only comes to the house during the day, Rani decides to mix the potion with the food and serve it to him. But she is afraid of the potion's red color and pours it on an anthil. तो प्लॉट में क्या होता है ना कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है रानी और अपन्ना का। रानी एक यंग ब्राइड होती है और अपन्ना ग्रूम होता है ना, दूल्हा होता है। तो इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ये जो अपन्ना है ना, इसके द्वारा हमेशा ही रानी को नेग्लेक्ट किया जाता है, इस मतलब उसे इग्नोर किया जाता है। उसे मतलब साफ लफ्जों में अगर कहे तो उसे पत्नी का दर्जा ये नहीं देता, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो रानी होती है बहुत ही वो निराश हो जाती है। और ये क्या करता है, ये जो अपन्ना होता है, ये साइड में ये जो कॉन्कुबाइन यानी बेश्या होता है ना, तो उसको साइड में ये रखता है और उसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है और रानी को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता और रानी से ये सारे बातों को छुपाता है। रानी बहुत परेशान रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बिल्कुल रानी के पास रहता ही नहीं है, सिर्फ लंच के लिए ही आता है। रानी एक टिपिकल वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड का अफेक्शन चाहती है, उसका प्यार चाहती है, चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो। ते कुरुदवा ब्लाइंड वुमन होती है, वो जैसा होता है ना कि जैसे जादू जादू टोना इस टाइप का कुछ काम करना, वशीकरण करना। तो वो क्या करती है, मतलब कुरुदवा एक ब्लाइंड वुमन होती है, वो क्या करती है कि उसे कुछ जड़ी बूटी, कुछ मंत्र, कुछ ऐसा दे देती है, कुछ बना के दे देती है जड़ी बूटी और बोलती है अपने हस्बैंड को जाके इसे खिला देना तो बिल्कुल वशीकरण हो जाएगा और तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा। तो वो भी अपर्णा भी तो एनी कॉस्ट उसे पाना चाहती थी, तो वो भी बोली कि अच्छा ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि उसका हस्बैंड कब से उसे इग्नोर नहीं करेगा, है ना, उसकी बातें सुनेगा। तो वो क्या करती है कि खाने में मिला के वो सोचती है उसे सर्व कर देगी, तो वो खाने में उसको मिला भी देती है और उसका जो कलर है ना खाने का बिल्कुल रेड हो जाता है, और तो रेड हो जाता है तो ये बिल्कुल डर जाती है और कहीं ना कहीं इसे ये भी लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें बातें इसके ध्यान में आ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो उसको लगता है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। वो क्या करती है, खाना को ले जाके एंथिल के पास वो फेर डाल देती है एंथिल में। तो एंथिल क्या होता है ना, चींटियों द्वारा बनाया गया एक बिल होता है, तो वो वहां पर पोर कर देती है, सारे खाने को वहां पर डाल देती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नागा द कोबरा ड्रिंक्स इट। तो अब ये जो नागा होता है ना, तो इसे क्या करता है कि वो बिल में डाल देती है। अब उसके अंदर कोबरा रहता है, अब कोबरा उस खाने को खा लेता है। तो अब क्या होता है कि नागा हु कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। अब वो क्या करता है कि खाना मतलब खा लेता है और तो वशीकरण हो जाता है। वो तो अपने हस्बैंड के लिए खाना रखती है लेकिन खाना नाग खा लेता है,
अब उसका असर नाग पे दिखने लगता है, अब उसके ऊपर पूरा वो वश हो जाता है, और उसे जो रानी होती है तो उसके पास जाना होता है, क्योंकि वशीकरण तो उसी का नाम का था ना। तो अब वो नाग क्या करता है, ह्यूमन का रूप धारण कर लेता है, ह्यूमन इन द सेंस कि उसके हस्बैंड का रूप धारण कर लेता है। और फिर क्या होता है कि वो उसके पास चला जाता है, enchanted with her begins to visit her every night in the guise of her husband. This changes Rani's life completely as she starts to completely change, है ना, उसके लाइफ को चेंज कर देती है ये जो इंसिडेंट होता है। He starts to experience the good things in life, though she never knows that the person with her is not her husband but the Nag. तो अब क्या होता है कि अब ये जो इंसिडेंट होता है, इसके बाद जो नाग होता है उसके हस्बैंड का रूप धारण कर लेता है और उसके पास चला जाता है, और रानी सोचती है मेरा हस्बैंड है, और उसको जीवन के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब जो अपने पति को दिन रात अपने पति को पाने के लिए इतना वो परेशान रहती है, तो हाँ उसके हस्बैंड अब उसके पास जाते हैं, बातें करते हैं, तो ये सारी चीजें उसे बहुत अच्छी लगती है। अब क्या होता है कि ये, और उसे पता नहीं होता कि ये जो पर्सन है वो उसका हस्बैंड नहीं होता, वो एक नाग होता है। Soon she becomes pregnant and breaks the news of अपन्ना। जल्दी वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इस न्यूज को जाके अपन्ना को बता देती है। अपन्ना गेट्स फ्यूरियस एंड ही ड्रैग्स रानी टू द एल्डर्स ऑफ द विलेज। अब अपन्ना इस चीज को सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये तो रानी के पास जाता ही नहीं है ना, तो अब इसे इस चीज का बहुत बुरा लगता है कि रानी प्रेग्नेंट है। तो अब ये क्या करता है कि उसे घसीटते हुए जो विलेज के एल्डर्स है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उसके उनके पास लेके जाता है। ही इन्फॉर्म्स द एल्डर्स ऑफ द विलेज इन ऑर्डर दैट दे एग्जामिन हर गिल्ट और इनोसेंस। अब ये क्या करते हैं कि ये जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उसके सामने लेके जाते हैं, और वो इसका मतलब वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो इसका एग्जाम लेना चाहती हैं रानी का। क्या एग्जाम, कि वो गिल्ट है, दोषी है या फिर वो निर्दोष है, इस चीज का मतलब एग्जाम लिया जाता है। मतलब होता यह है कि उस गांव में एक नियम होता है कि अगर कोई गलती किया है तो फिर उसे उस चीज का परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या होता है वो परीक्षा। दिस इशूज इज रेफर टू द विलेज ऑफ पंचायत। तो ये जो इशू था ये विलेज पंचायत के पास पहुंच जाता है। रानी इज देन आस्क्ड टू प्रूव हर fidelity by putting her hand in the snake burrow and taking a vow that she has not committed adultery। तो अब क्या होता है कि ये वहां पर एक नियम होता है कि अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, अगर निर्दोष है दोषी है, अगर इस चीज का कंफ्यूजन होता है तो सांप के बिल में हाथ डालना पड़ता है। और अगर सांप जो है, नाग देवता जो होते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है अगर काट ले तो वो पर्सन गलत है, और अगर ना काटे तो वो पर्सन गलत नहीं है। तो इस टाइप का मान्यता होता है गांव में। तो क्या होता है कि रानी भी बिल्कुल राजी हो जाती है कि हाँ जब मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ तो फिर बिल में हाथ डालने का मतलब कोई ये नहीं है, डर ही नहीं है मुझे, क्योंकि नाग देवता तो नहीं काटेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होती है अपने बात पे। तो अब क्या होता है कि वो अपने हाथ को स्नेक के बोरो में, जो ये होता है बिल होता है, उसमें डाल देती है ना, और वो कमिटेड करती है कि भाई मैं निर्दोष हूँ, इस चीज को बोलती है। इट इज अ पॉपुलर बिलीव दैट इफ any person lies holding the snake in their hand, they will be instantly killed by the snake god। तो ये मान्यता होता है लोगों द्वारा कि अगर कोई इंसान गलती किया है, अगर वो स्नेक के बिल में हाथ डालेगा तो स्नेक जो नाग देवता है वो उन्हें काट लेगा। Rani places her hand in the snake burrow and vows that she has never touched any male other than her husband and the Nag in the burrow, but Nag did not bite। तो अब क्या होता है कि वो इस चीज को शपथ लेती है ना, वो इस चीज को बोलती है शपथ, मतलब शपथ का इन द सेंस क्या है कि वो अपना जो भी उन्हें उसे बोलना होता है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की, अपने हस्बैंड के अलावा मैंने किसी से भी रिलेशन नहीं रखा। ये सारे चीजों को वो बोलती है जब वो बिल में हाथ डालती है। अब बिल में तो वही नाग बैठे रहता है, तो वो उसे नहीं काटता।
शी प्रूव्ड चेस्ट बाय द विलेज पंचायत, और वो प्रूफ कर देती है कि भाई उसको, क्योंकि सांप उसे नहीं काटता है तो प्रूव हो जाता है कि वो इनोसेंस होती है. हाउ एवर हर हस्बैंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट शी इज प्रेग्नेंट विथ हिज चाइल्ड एंड डिसाइड टू फाइंड आउट द ट्रूथ बाय स्पाइंग ऑन द हाउस एट नाइट. लेकिन अपन्ना तो इस चीज को नहीं मान सकता ना, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता ही रहता है कि भाई वो रानी के पास गया ही नहीं है. तो इसीलिए वो सोचता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है. तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इस चीज को छुप के देखूं, मतलब वो जासूसी करता है. वो देखना चाहता है कि आखिर कौन है जो कि रानी के पास जाता है. तो वो रात में क्या करता है, छुपा रहता है और जासूसी करता है अपने घर का. Aparna is shocked to see the Nag visiting Rani in his form, spending time with her and then leaving the house. अब वो देखता है कि उसी के वेशभूषा में कोई इसके घर में एंट्री करता है और रानी के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर वो वहां से चला जाता है. Aparna gets furious with the Naga and indulges in a fight with him. अपन्ना बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये उसके पीछे पीछे चला जाता है, जो कि नाग उसका वेश धारण किए हुए था. और दोनों में झड़प हो जाता है, दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है. इवेंचुअली द नागा डाइज इन द फाइट, और नाग जो होता है इस फाइट में मारा जाता है. आफ्टर ही After this incident, Aparna realizes his mistake and accepts Rani along with the child. She is crying. तो क्या होता है कि ये सारा जो इंसिडेंट होता है, इससे जो अपन्ना होता है ना, उसे रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसका मिस्टेक है, क्योंकि उसी ने अपनी पत्नी को इग्नोर किया था और जिसके कारण उसने गलत फैसला किया था अपने पति को वशीकरण करने का, और जिसका अंजाम ये निकला. तो उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. और फिर लास्ट में वो रानी को उसके बच्चे के साथ अपना लेता है. तो यहाँ हो जाता है इस नॉवल का एंड. तो इस नॉवल को लिखने का जो एक बहुत जो डीप रीजन है, ये समझ में आता है कि पहले का जो पैट्रियार्कल, जो मतलब पैट्रियार्की जो सिस्टम था, जिसमें था कि बिल्कुल वाइफ को उतना मान्यता नहीं दिया जाता था, है ना, या फिर समाज में भी, सोसाइटी में भी जो महिलाओं की दशा थी तो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. तो ये सारे चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई अगर शादी भी किया है तो उसे बिल्कुल भी पत्नी का दर्जा नहीं मतलब दिया जाता था, है ना. बाहर किसी और के साथ रिलेशन रखा जाता था, जिससे क्या होता था, उसकी वाइफ भी हर्ट होती थी कहीं ना कहीं, जिसके कारण उसने कुछ गलत डिसीजन लिया था. मतलब एक जो पुरुष पुरुष प्रधान समाज का जो एक इसमें बताया जाता है कि पुरुष कुछ भी कर सकता है ना. ये सारी चीजों को इसमें बता, पुरुष की प्रधानता मतलब इसमें बताई गई है ना. मतलब सुपियरिटी बताया गया है एक हस्बैंड का. ठीक है. तो ये सारा चीज, जो ये ड्रामा था, ये इतना ही था इसमें. तो इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अभी देख लेंगे. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि ड्रामा को तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये समझना भी बहुत जरूरी होता है. तो ये इसमें देख लेंगे कि ये वाला एक क्वेश्चन है कि इसमें किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. इसको अभी तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, लेकिन अगर ये सब क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस सब के नोट्स बना के दूंगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिरीश कर्नाड्स प्ले नागा मंडल upholds a mirror to society and its theme is relevant even today. तो इसका क्या मीनिंग है, किसी भी क्वेश्चन को ना सबसे पहले समझना है कि इसमें क्या पूछ रहा है. तो इसमें पूछ रहा है जो गिरीश कर्नाड की जो प्ले है नागामंडल, तो ये अपहोल्ड करती है किस चीज को, समाज को किस चीज का आईना दिखाती है, उस समय के सोसाइटी का, कि उस समय का सोसाइटी क्या था, मतलब कैसा था, है ना. वो महिलाओं के प्रति किस तरीके का बिहेवियर था उस समय का, और क्या अभी भी उसी टाइप का जो भी उस समय जो भी होता था महिलाओं के साथ, आज भी क्या वो चीज रिलेट करती है आज के दौर में. तो इस चीज को थ्रू प्ले, इस चीज को समझ के इसका रिप्लाई, इसका जो आंसर है वो लिखना
है ना। इसमें पूरी तरीके से ये जो नॉवल है ना, इसके निचोड़ को बताना है कि इस नॉवल में जो थीम है ना, मेन थीम किस चीज का है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे। बाकी तो मैंने नॉवल समझा ही दिया है, तो इसको यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, अपने से कर सकते हो इस चीज को, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रेजेंट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द प्ले नागामंडल विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स प्लॉट। अब ये बताया गया है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब बताना है इसमें क्या है नागामंडल का जो, और स्पेशल रेफरेंस देना है प्लॉट, थ्रू प्लॉट, यानी प्लॉट में किस तरीके का की चीजें हैं, है ना, किस तरीके से वो जो रानी के ऊपर जो भी हुआ था अत्याचार, है ना, या फिर नाइंसाफी, तो ये सारे चीजों को इसमें लिखना है थ्रू ड्रामा। ओके, अब नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये तो 2020 का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर 2019 का भी क्वेश्चन है और हर एक पेपर में ना दो दो क्वेश्चन आते हैं और रहता है इस तरीके से कि दोनों में से कोई एक करना है। तो मैंने इसमें से भी दो लिया है और इसमें से भी दो लिया है, ये बीच में और रहता है, दोनों में से कोई एक करना है। तो अब इसको प्रैक्टिस तो हर एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा ना, तभी जाके कर पाओगे। तो Rani's character in the play Nagamandal is representative of women in real life. Even today, discuss this idea with reference to the play. अब रानी का जो कैरेक्टर है ना नागामंडल में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वुमेन वुमेन के रियल लाइफ को, और इवन टुडे, तो इस चीज को डिस्कस करने बोला है थ्रू प्ले कि एक वुमेन किस टाइप की होती है, और इंडियन वुमेन टिपिकल रोल प्ले करती है सोसाइटी में, है ना, उसका पति उसके लिए सब कुछ होता है। तो इस टाइप के जो भी बिहेवियर होते हैं एज ए वुमेन, रानी के कैरेक्टर से इसको रिलेट करके लिखना है। देन नेक्स्ट देख लेंगे, क्रिटिकली इवेल्युएट गिरीश कर्नर्स वेल नोन प्ले नागामंडल इन योर ओन वर्ड्स। तो इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है इस प्ले को अपने शब्दों में, कि इस प्ले में किस तरीके का सिचुएशन है ना, जो कि रानी के ऊपर जो भी बीतता है, या फिर जो ये होता है उसका जो हस्बैंड होता है उसके साथ जो उसका बिहेवियर होता है, चाहे उसको धोखा दे रहा है या उसके साथ अत्याचार कर रहा है, उसके फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, उसके डिजायर को नहीं समझ रहा है, तो ये सबको अपने वन वर्ड में थ्रू प्ले सारे चीजों को बताना है ना, इवेल्युएट करना है, पूरे नॉवल को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। तो ठीक है, नॉवेल को तो मैंने, जो ड्रामा है नॉवेल है, इसको तो मैंने बता ही दिया, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए सारे, और क्वेश्चन को भी मैंने समझा दिया है। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे इसके आंसर डील करने, तो कमेंट करोगे तभी मैं इसके जवाब बताऊंगी, क्योंकि इस ड्रामा को मैंने बता ही दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि अब बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करो, मैं बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। Till then, bye and take care of yourself. Bye bye.